माई सेल्फ सुधीर सर। तो लैग्रांजियन एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने डायरेक्ट मेथड से मैंने सॉल्व किया था। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे बच्चों मैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो मेरे बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, जो MME 3 यानी कि एडवांस MME फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 के लिए जो मेरी क्लासेस चल रही है, मैं आज उसकी नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो 18.2 द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड। बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम एक मल्टी वैल्यूड यानी कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल अप टू सो ऑन n वेरिएबल्स के फंक्शंस को अंडर सम गिवन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज करना चाह रहे थे। बस अब तक मैंने ये कंडीशन लगा के रखी थी आपके सामने कि मेरे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा तो 2 ही वेरिएबल का कंस्ट्रेंट होगा। दूसरा, मेरे पास एक ही कंस्ट्रेंट होगा और वो भी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में होगा। अब सवाल ये आता है कि सुधीर सर, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाए या एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट हो जाए तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो जो पिछली क्लास तक मैंने मेथड बताया था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं या एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। तो मान लीजिए 3-4 कंस्ट्रेंट हो गए, 4-5 वेरिएबल हो गए, तो जो पिछले वाले मेथड्स हमने बताए थे आपको, जिनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कह रहे थे, टेंजेंसी मेथड कह रहे थे, वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है या सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में मैथमेटिशियन ने ऑप्टिमाइज करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो लैग्रांजियन एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक मल्टीप्लायर का यूज करके, जिसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, हमें एक थ्योरी डेवलप करके दी जो किसी भी फंक्शंस को, चाहे वो कितने भी वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का हो, 4 वेरिएबल का हो, बहुत सारे वेरिएबल्स का हो, विद रेस्पेक्ट टू सम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। अब यहां पे भी एक बात समझिएगा, जो मेरा प्रॉब्लम है अभी भी वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट का ही रहेगा। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सुधीर सर, हो सकता है कि अब हमारे पास कुछ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट आ जाएं। बेटा बिल्कुल, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट वो हमारी चीजें नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस होंगी, जिसको हम कुहनटुकर थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड क्या करता है, किसी भी n डायमेंशनल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है विद रेस्पेक्ट टू सम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो सम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट मतलब सारे कंस्ट्रेंट मेरे इक्वालिटी होंगे और बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो जिनको मैं पिछले मेथड से यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करता, वहां पर मैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड का यूज करता हूं। अब ये तो बात थी कि लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। अब इसका जनरेशन कैसे हुआ, क्या ये मेथड उन पिछली सारी नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, या ये मेथड उन पिछली सारी नेसेसरी जो टेंडेंसी कंडीशंस थी उन्हीं से मिलकर बनाया जाता है, या कोई नई टेक्निक है, हमें देखना होगा। तो चलिए जी, तो सबसे पहले तो जैसे हमने बात यहां पे रखी, वाई डू वी नीड ए न्यू मेथड, आपको क्या जरूरत पड़ रही है एक नया मेथड हमें पढ़ाने की, ऑब्वियसली बात है ना। तो वो कह रहा है रिकॉल फ्रॉम द सेक्शन 18.1, हम मैक्सिमाइज करते थे किसी फंक्शन को सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, या हम मिनिमाइज करते थे किसी फंक्शन को सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट। तो जो टेंडेंसी कंडीशन हुआ करती थी ऑप्टिमा की, या जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन हुआ करती थी ऑप्टिमा की, उससे हम ये चीज डेवलप किया करते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद ये आपको याद होंगी। तो अब इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कुछ टफनेस थी। वो क्या थी, वर्क वेल फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स, मतलब जितनी भी सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, 2 वेरिएबल्स की, एक कंस्ट्रेंट की, ये चीज वर्क करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज। अभी मैंने बताया आपको, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। कंस्ट्रेंट इज कॉम्प्लिकेटेड, कई बार जो कुछ कंस्ट्रेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जिसमें कुछ जो फंक्शंस है वो इंप्लिसिट फंक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तब भी ऐसा हम यूज नहीं करते। फिर क्या कह रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज कंबरसम, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते, तो ऐसा होगा।
देयरफॉर इकोनॉमिस्ट यूज द लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड। तो चलिए ये बात हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड हम क्यों यूज करते हैं। तो कह रहा है कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड को हमने जो पिछली नेसेसरी कंडीशंस थी वहीं से बनाया है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, बस कैसे बनाया है वो सुन लीजिए। तो क्या करा है, फ्रॉम टेंजेंसी कंडीशन टू लैग्रांजन मल्टीप्लायर, मतलब जो टेंडेंसी कंडीशन आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी उन्हीं से हमने लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड को बनाया है। कैसे बनाया देखिए, जो टेंडेंसी कंडीशन होती है मेरे बच्चों वो ये होती है, partial derivative of the function divided by partial derivative of the function with another variable is equal to the ratio of the partial derivative of constraint with respect to some variable and divided by some another variable। तो आप इसको नीचे ले आइए और इसको यहां ले आइए, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो मैं ये इक्वेशंस बना सकता हूं। इसका मतलब the ratio of the partial derivatives with one variable is same as the ratio of the partial derivative with another variable, है ना। तो फंक्शंस और कंस्ट्रेंट का जो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम करें किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, सपोज एक्स के रेस्पेक्ट में, उसका रेशो इज सेम एज द रेशो ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विद द कंस्ट्रेंट विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल सपोज y। तो ये कंडीशन हमारी बन के आई। अब मैथमेटिक्स कहता है कि अगर ये रेशो इसके बराबर है तो ऑब्वियसली ये रेशो किसी के बराबर होगा। तो मान लीजिए आई कॉल दिस रेशो लैम्डा, बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए आई कॉल दिस रेशो लैम्डा। ये जो लैम्डा आप बना रहे हैं इसका मैथमेटिकली और इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। नाउ आई कॉल दिस लैम्डा इज ए लैग्रांजन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब क्या मतलब होता है लैग्रांजन मल्टीप्लायर और इसका सिग्निफिकेंस क्यों इतना बड़ा है वो सब हम और आप डिस्कस करेंगे, डजंट मैटर। तो कह रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा ले लूं, सपोज ये चीज मैं पुट करूं इसके बराबर, तो एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर आ जाएगा, यानी कि एक इक्वेशन ये बनेगी। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को इसके बराबर ले लूं तो मुझे ये एक इक्वेशन मिलती हुई दिखाई देगी। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को टुगेदर करके मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। तो ये जो दो कंडीशंस बनी, ये जो दो इक्वेशंस बनी जिनको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं, ये कहां से बनी? ये फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन या टेंजेंसी कंडीशन से ही बनाई है मैंने, जहां से मैं ला रहा था। तो फिलहाल स्टार्टिंग में हम लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड को पढ़ा नहीं रहे, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हमने किस बेसिस पर इसको बनाया होगा। तो फिलहाल मैं आपको रिलेट करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, चीजों को मैं दो ही वेरिएबल ले रहा हूं। इन फ्यूचर आप बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो कह रहा है कि दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द लैग्रांजेस मेथड। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। कुछ बातें हमने नीचे लिखी है। द लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड कन्वर्ट्स ए कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम into a system of equation involving x, y and lambda which can then be solved simultaneously। वो कह रहा है कि जो लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड है वो आपकी जो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम थी, जिसमें आपने एक फंक्शन मुझे दिया था और जिसमें आपने मुझे कंस्ट्रेंट दिया था, उसको हमने कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। और वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ये, जिसके अंदर f है, g है, x है, y है और लैम्डा है। आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो x, y और लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी। जो पिछला मेथड था उसमें लैम्डा नाम की कोई चीज इन्वॉल्व नहीं थी, वो भी ऑप्टिमाइज ही करता था, लेकिन वो सिर्फ आपको x स्टार और y स्टार देता था। यहां पे आपको x स्टार और y स्टार और लैम्डा स्टार भी मिलने वाला है। लैम्डा स्टार जो कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर है, उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर भी और मैथमेटिक्स के अंदर भी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये सब चीजें हमने लिखी है आपके सामने। द मल्टीप्लायर लैम्डा मेजर्स हाउ मच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड चेंज विद ए स्मॉल चेंज इन द कंस्ट्रेंट सी। ये लैग्रांजन मल्टीप्लायर जो है लैम्डा, उसका एक्चुअली मैंने बोला था ना कि इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसका सिग्निफिकेंस हमने लिखने की कोशिश करी है। थोड़ा समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई को
subject to the constraint g of x y is equal to c। ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम था। तो ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक्स स्टार निकाला और आपने वाई स्टार निकाला और आपने बोला कि अगर आप एक्स की वैल्यू एक्स स्टार लेंगे, वाई की वैल्यू वाई स्टार लेंगे, तो जो फंक्शन होगा वो मुझे ऑप्टिमम वैल्यू देगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों, जो एक्स स्टार और वाई स्टार होते हैं, जिन पे आप ये कह रहे हो कि हमें फंक्शन ऑप्टिमम वैल्यू देगा, जब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू बनेगी एक्स स्टार और वाई स्टार की, वो कंफर्म डिपेंड करेगी सी पर। और सी क्या है? सी है ये नंबर। समझ गए? इसका मतलब एक्स स्टार जो भी आएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ सी, एंड वाई स्टार जो भी आएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ सी। समझ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रेंट की वैल्यू है यानी कि सी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है आपकी ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं इस एक्स स्टार को और वाई स्टार को फंक्शन के अंदर डालूं, तो एफ की जो ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी, एफ स्टार, दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ सी। समझिए आप बात को, है ना? जो ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की यानी कि एफ स्टार, दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ दिस सी। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि सी की वैल्यू में कितना चेंज करें सच दैट ऑप्टिमम वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा, यह मुझे जानना है। तो मेरे बच्चों, जब हम मैथमेटिकली इन चीजों को सोल्व करते हैं, तो जो लैम्डा स्टार है यानी कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। ये बन के आएगा। बहुत कम टीचर ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों की जानकारी होती है। ये तभी एक टीचर आपको समझा सकता है जब उसको डेप्थ में नॉलेज होती है। जिसने भी समझाया है तो समझ लीजिएगा उसको डेप्थ में नॉलेज रही होगी। तो वो कहता है कि अगर मैं सी को चेंज करूंगा तो उसके कोरस्पोंडिंग जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, यानी कि एक्स स्टार और वाई स्टार का, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्टार और वाई स्टार सी के फंक्शन होते हैं। भले ही आपको ये कॉन्स्टेंट दिखते हो, लेकिन ये सी के फंक्शन होते हैं। पिछली क्लासेस में भी हमने ये डिस्कस किया था जब हम कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो आप याद करो, एक्स स्टार के अंदर, वाई स्टार के अंदर एम इन्वॉल्व रहा था, और एम क्या था? लाइक सी। तो इसका मतलब जब भी आप ऑप्टिमम वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, तो वो सी पे डिपेंड करेगी। तो सी पे डिपेंड करेगी तो रेट ऑफ चेंज आप मेजर करना चाहेंगे। नाउ जो रेट ऑफ चेंज है ऑप्टिमम वैल्यू के अंदर यानी कि एफ स्टार के अंदर, दिस इज नथिंग बट लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। समझ गए बेटा? तो लैग्रांजन मल्टीप्लायर जो है वो बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है, और वही चीज हमने यहां लिखी है। द मल्टीप्लायर लैम्डा मेजर्स हाउ मच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड चेंज विद ए स्मॉल चेंज इन द कांस्टेंट सी। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कर रहा है कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर आपने क्यों बनाया, कैसे आपने सोचा, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि ये भी एक मेथड हो सकता है, वो मैंने सब आपको समझाया। और मैंने कहा कि जो टेंजेंसी कंडीशन है वहां से मैंने सब कुछ लेके इस काम को किया होगा। अब लैग्रांजन मल्टीप्लायर मेथड वर्क कैसे करता है उस पे आते हैं। कह रहा है टू इनकॉर्पोरेट द कांस्टेंट जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन, है ना? वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन कॉल्ड द लैग्रांजेस फंक्शन एल ऑफ एक्स वाई। वो कह रहा है कि जो आपका कंस्ट्रेंट है, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, ये ध्यान रखिएगा, जो आपका इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है और जो ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, उन दोनों को मिला के हमने एक फंक्शन बनाया। आई कॉल दिस फंक्शन लैग्रांजेस फंक्शन। क्या फंक्शन है? एल ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी। समझ गए बेटा? तो जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी का मतलब है, यहां से मैंने उठाया होगा तो मैंने फंक्शन को एक तरफ रखा होगा, माइनस के सी किया होगा, पुट इक्वल टू जीरो। मतलब मैंने अपने कंस्ट्रेंट को इक्वालिटी जीरो कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उसको मैं यहां पे लेके आ गया विद द मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और उसको सबट्रैक्ट कर दिया ऑप्टिमाइज फंक्शन में से। तो जो भी फंक्शन बना एल ऑफ एक्स वाई, समझ गए? एक्चुअली जो एल फंक्शन आप बना रहे हैं वो एक्स वाई और लैम्डा का भी फंक्शन होता है, क्योंकि लैम्डा का रोल होता है लैग्रांजन मल्टीप्लायर थ्योरी के अंदर। और वो लैम्डा क्या है?
वो ये लिखा हुआ है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ इक्वालिटी जीरो कंस्टेंट, जो आपने जीरो कंस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया है उसका मल्टीपल है, ये लिखा भी है। वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कहता है कि अगर आप लैग्रांजियन फंक्शन बना लेते हैं, जो कि ऊपर हमने आपको बताया है कैसे बनना है, तो यहां से आप फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन को सबसे पहले डेवलप करेंगे। वो वही कंडीशन होंगी जो अभी मैंने आपको टेंडेंसी कंडीशन से डेवलप करके दी थी। कैसे हो सकती है? आप लैग्रांजियन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको ये मिलेगा। और आप समझ रहे होंगे ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी। आप लैग्रांजियन फंक्शन का डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप ये कर दीजिए। और पिछली दोनों कंडीशंस को डेवलप करने के लिए जो लैग्रांजेस की दोनों कंडीशंस हमने बताई थी, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, गौर से देख लीजिए। दिस इज व्हाट बेसिकली डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट बेसिकली डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई, और इनको आप पुट इट इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो जैसे ही आप इनको पुट इट इक्वल टू जीरो करेंगे आपकी कंडीशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? एल एक्स इज इक्वल टू जीरो, एल वाई इज इक्वल टू जीरो। एल क्या है? वो लैग्रांजियन फंक्शन जो आपने बताया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे और यहां से जो पॉइंट मिलेंगे ऑब्वियसली वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए, और कंस्ट्रेंट क्या है? ये रहा। तो आपके पास मैथमेटिकली 3 इक्वेशन होगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू तीनों आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे दो बातें हो जाएंगी, आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक्स और वाई क्या चाहिए सच दैट योर फंक्शन बिकम ऑप्टिमाइज, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो कंस्ट्रेंट आपने दिया है उसमें जो सी है उसका इंपैक्ट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर कैसे बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है लैम्डा। तो लैम्डा इस थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करके बनाया जा सकता है। दिस इज माई वेरी फेमस लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक बात जरूर बता देता हूं आपको कि अभी भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिमा की। अभी तक मैंने सफिशिएंट कंडीशन का कोई जिक्र आपके सामने नहीं किया है। ये जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है ऑल आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑप्टिमा, ठीक है। चलिए, अब वो कह रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने बनाया है 2, 3 एंड 4, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सिंपल। इनको आप सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद एक्स स्टार, वाई स्टार और लैम्डा स्टार निकालिए, और बाकी सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं कि एक्स स्टार, वाई स्टार और लैम्डा स्टार क्या होगा। ये कुछ मैंने नोट तैयार किए हैं आपके सामने। नोट तैयार करने के जो मैं करता हूं, नोट्स जब मैं बनाता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं बच्चों, समझिए। तो पढ़ाता कैसा हूं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन नोट्स में मैं हर एक स्टेप को बहुत डीपली डिस्कस करने की कोशिश करता हूं ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं रिपीट कर सकूं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं, क्योंकि रिपीट करने से चीजें ना ज्यादा याद होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उस मैंने एक साइड में लिख दिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले लैग्रांजेस बनेगा, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड लैम्डा। पार्शियल को मैं जीरो पुट करूंगा, जीरो के साथ जो भी वैल्यू आएगी उसको कांस्टेंट के अंदर पुट करूंगा, एक्स स्टार, वाई स्टार और लैम्डा स्टार आपको मिल जाएगा। और इन सबके मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। तो मैंने इसमें थर्ड पॉइंट क्या रखा है? द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है मेरा, अभी ऊपर मैंने आपको बताया है। किसी भी फंक्शन का मैक्स करना है, मिन करना है, फिलहाल मैं 2 वेरिएबल का फंक्शन ले रहा हूं, एक ही कंस्टेंट ले रहा हूं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस कंस्टेंट को जीरो कंस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। जीरो कंस्टेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है जी ऑफ एक्स वाई माइनस के सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे जीरो कंस्टेंट में करेंगे। और फिर आप बनाएंगे एक लैग्रांजियन फंक्शन एल ऑफ एक्स वाई। वैसे ये लैम्डा का भी फंक्शन होता है, बट फिर भी चलिए आप एक्स और वाई का भी लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, पार्शियल डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू जीरो, नीचे लिख दिया मैंने। पुट करेंगे कंस्टेंट के अंदर, सोल्व करेंगे सारी इक्वेशंस को, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैं 3 सेक्शन में लेता हूं, एक बुक से रिलेटेड लेता हूं, एक थोड़ा टफर प्रॉब्लम्स में लेता हूं,
बैक एक्सरसाइज जो होती है, और तीसरा फिर मैं पीवाईक्यू की बात करता हूं। फोर्थ जो हमारा सेक्शन रहता है असाइनमेंट, वो हम बच्चों को देते हैं, भाई पहले आप सोल्व करिए, जब हो जाएगा तो बता देना, नहीं तो फिर हम सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, यूज द Lagrange's मेथड फॉर द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 18.1। जो पहले आपको करा था उसी को रिपीट कर रहा हूं, बस फर्क क्या है, जो पहले करा था वो डायरेक्ट मेथड से मैंने सोल्व किया था, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे बच्चों मैं Lagrangian मल्टीप्लायर मेथड से सोल्व करने जा रहा हूं। रिजल्ट सेम आएगा क्या, बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन Lagrangian मल्टीप्लायर मेथड एक्सटेंडेड वर्जन होता है, स्ट्रोंगर कंडीशंस होती है, क्योंकि इसमें हमें लैम्डा भी मिल जाता है जिसका एक अपना सेंस होता है। तो सेम प्रॉब्लम मैंने उठा ली, मैक्सिमाइज करना है x इंटू वाई को, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m। ठीक है, तो मैंने, अगर मैं पहले करता तो नेसेसरी कंडीशन अलग लगा था, सबसे पहले मैंने बनाया लैग्रांजियन, बिल्कुल सही बना है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा टाइम्स द इक्वालिटी जीरो कंस्टेंट लिख दिया। पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका x के रेस्पेक्ट में, तो जब इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y आएगा, यहाँ पे माइनस के 2 लैम्डा आएगा, लिख दिया। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करो, लिख दिया। दोनों को पुट इट इक्वल टू जीरो करो, दोनों को पुट इट इक्वल टू जीरो करो, x और y की वैल्यू आ गई। और देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, x और y की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आई है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x और ये y जो यहाँ पे आए, ये कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे, और कंस्टेंट ऑलरेडी आपके सामने डिफाइन है। जैसे ही आप कंस्टेंट के अंदर डालेंगे आपको y इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। आप चाहे तो वो यहां से भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x, और जैसे ही कंस्टेंट में आप वैल्यू डालोगे तो सारी वैल्यूज आपको मिलती हुई चली जाएंगी, है ना। तो आपका जो x है वो यहां से मिल जाएगा, x स्टार इज इक्वल टू m/4। अब इस x को आप इसके अंदर अगर डाल देंगे तो y मिल जाएगा, और y किसके बराबर आ रहा है आपके पास, m/2। और x और y को अगर आप यहां डालेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा आपको, और मेरे पास मेरे बच्चों लैम्डा क्या आ रहा है, m/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों चीजें आ गई, x स्टार, y स्टार और लैम्डा स्टार, सिंपल। अब देखो x स्टार y स्टार वही है जो 18.1 में पहले मैंने आपको पढ़ाए थे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग हमें मिल गई विच इज लैम्डा स्टार। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेना पसंद करूंगा। क्या कह रहा है, द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड में एग्जाम्पल 18.4 पार्ट 1, है ना। क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम, मैक्स और मिन दोनों लिखा है मैंने, मुझे पता नहीं है मैक्स आएगा कि मिन आएगा। इस फंक्शन को करना है ऑप्टिमाइज, और कंस्ट्रेंट है कुछ ये वाला, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है मेरे बच्चों, मेथड लगाना है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड। आप आराम से मेरी बात सुनिएगा। तो वही काम मैंने किया, लैग्रांजियन फंक्शन बनाया, फंक्शन माइनस लैम्डा टाइम्स इक्वालिटी कंस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा। दोनों को पुट इट इक्वल टू जीरो करिए, दो इक्वेशन बनेंगे दिस एंड दिस, है ना। अब इसके साथ साथ जो कंस्टेंट इक्वेशन है वो भी मैंने लिख दी, ऑब्वियसली बात है। अब जब इनको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ेगा एग्जाम के अंदर वो लैग्रांजियन मेथड में नहीं बढ़ेगा, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन में नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो आपकी कैलकुलेशन में बढ़ सकता है। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मेरे बच्चों, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं एक्स और वाई के लिए, तो दिस इज नथिंग बट ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप किसी दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे मिलने वाला है। और आपको पता है कि अगर होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, तो कंफर्म इसके डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसके डिटरमिनेंट को जीरो करेंगे हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, 2/3 एंड लैम्डा की वैल्यू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। किसको कंसिडर करेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे, कब ऑप्टिमा देगा, वो आगे का पार्ट है। तो फिलहाल हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब अगर आप गौर से देखें इन सारी चीजों को, तो मैं यहां पर लैम्डा की वैल्यू डाल सकता हूं, एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां पर लैम्डा की वैल्यू डाल सकता हूं, एक इक्वेशन मिल जाएगी एक्स और वाई के अंदर, और उन इक्वेशंस को मैं सोल्व कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों ये 3 इक्वेशंस आपने बना ली। इससे मैंने सबसे पहला केस लेके चला, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अभी मैंने बोला था ना आपको कि मेरे पास ये 3 इक्वेशंस है,
तीन इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने लैम्डा निकाला 2/3 और लैम्डा की वैल्यू 2, है ना। तो पहला केस अगर हम लेके चले कि लैम्डा की वैल्यू है 2/3, अब लैम्डा की वैल्यू 2/3 आप इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे। तो जब लैम्डा की वैल्यू 2/3 इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 पुट करोगे तो 2 और 3 जो दो इक्वेशंस है वो प्योरली एक्स के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो भी प्योरली एक्स और वाई के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 भी एक्स और वाई में रिड्यूस हो गई, इक्वेशन नंबर 3 भी एक्स और वाई में रिड्यूस होगी, क्योंकि लैम्डा हमने फिक्स कर दिया 2/3। अब जैसे ही आप इन इक्वेशंस को लिखोगे, थोड़ा ऐसे लिखी जा सकती हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व करोगे मेरे बच्चों, तो पहले वाली से भी y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है और दूसरे वाली से भी y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। इसका मतलब अगर लैम्डा आप 2/3 लेके चलते हो तो मेरे बच्चों x और y दोनों बराबर होंगे, लेकिन बराबर किसके होंगे अभी मुझे ये नहीं पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये फोर्थ वाली इक्वेशन थी इसके अंदर x इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया, क्योंकि ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है। तो जब ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और मैंने पुट कर दिया, तो यहां पे मुझे वैल्यू मिली x इज इक्वल टू +-1 के बराबर। इसका मतलब x +1 भी हो सकता है और x -1 भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि x और y दोनों बराबर होंगे। तो मुझे दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 1 और एक मिलेगा -1 और -1। और ये दोनों कब मिलने वाले हैं मेरे बच्चों, ये दोनों मिलने वाले हैं जब लैम्डा बराबर है 2/3 के। समझ गए। तो ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, किसके, लैग्रांजियन के। तो मैंने इनको साइड में लिख दिया कि या तो पॉइंट मिलेगा मुझे 1 1 और या तो पॉइंट मिलेगा मुझे -1 कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2/3। चलिए अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या है कि लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है, तो फिर से मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लैम्डा की वैल्यू 2 डाली, यहां पे 2 डालूंगा, यहां पे 2 डालूंगा, प्योरली इक्वेशन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएंगी, उनको सोल्व करूंगा, एक्स और वाई मिलेगा। उस एक्स और वाई को मैं यहां पे डालकर मैं एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। तो सेम चीज लिखी हुई है, लैम्डा की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 2 और 3 में डालेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -x। तो पिछले वाले में क्या था, y इज इक्वल टू x, इस वाले में क्या है, y इज इक्वल टू -x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब y इज इक्वल टू -x हम कंस्टेंट में डालेंगे तो मेरी x की वैल्यू आ गई +-√3। ऑब्वियसली बात है y और x के बीच में अपोजिट साइन है, तो अगर आप x को √3 लेते हो तो y माइनस के √3 आ जाएगा, और अगर x को माइनस के √3 लेते हो तो y √3 आ जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे बच्चों दो बातें चली, या तो √√3 और माइनस के √3 आप ले सकते हैं, या फिर माइनस के √3 अगर आप x लेंगे तो √3 आपको y लेना पड़ेगा। दैट्स इट, आ गया। चलिए अब अगर हम इसको देखें कि मैक्सिमा किस पे मिलेगा और मिनिमा किस पे मिलेगा, तो वो आपको मेरे बच्चों वैल्यूज चेक करके देखनी पड़ेगी, है ना। तो फंक्शन कहीं पे मैक्सिमा देगा, कहीं पे मिनिमा देगा। तो फंक्शन की वैल्यू 1 1 रखेंगे एक बार, फिर -1 रखेंगे, √3 रखेंगे एक बार, और -√3 रखेंगे। तो जिस पे भी फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम देगा मैक्सिमा, जिस पे मिनिमम वैल्यू देगा मिनिमा। तो अगर हम 1 1 और -1 रखें तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2। ओके, अगर हम √3 रखें तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 6। तो इन दोनों पर आपको ऑप्टिमा वैल्यू मिल रही है मैक्सिमा, और इन दोनों पे आपको ऑप्टिमा वैल्यू मिल रही है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है बेटा, सिंपल था बिल्कुल, कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। वो कह रहा है ज्योमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल 18.4, मतलब जो अभी हमने पिछला एग्जाम्पल लिया है उसका ज्योमेट्री थोड़ा समझाने के आपको हम मूड में हैं। वैसे तो ज्योमेट्री कभी जनरली एग्जाम में नहीं आता, बट फिर भी आ सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करना है ग्राफिकली, आपको फंक्शन को ड्रॉ करना है ग्राफिकली, और जहां जहां पर वो कट करेंगे, जहां जहां पर वो पॉइंट्स टच करेंगे, वो पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करने हैं जो पॉइंट्स आपके फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के आए हैं। तो यहां पे क्या आया है, 1 1 -1 उनको रिप्रेजेंट कर देना, √3 माइनस के √3 और माइनस के √3 उनको रिप्रेजेंट कर देना, काम हो जाएगा। तो x² प्लस y² को मुझे रिप्रेजेंट करना है, और x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, तो एक सर्कल मैंने बनाया, क्योंकि मेरे पास सर्कुलर फिगर है, ले लिया मैंने, कटिंग पॉइंट मैंने बना दिए, जैसे 1 1 हो गया, है ना, और -1 हो गया, √3 माइनस √3
-√3 क्योंकि सर्कुलर है तो सर्कुलर पे ही हमें सब कुछ करना होगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब ये बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सिंपली मतलब है कि कहाँ कहाँ पे हमें जो फंक्शंस है वो पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहीं पे जब आप इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कन्फर्म वो इस पॉइंट को कट करेगा, इस पॉइंट को कट करेगा, इस पॉइंट को कट करेगा और इस पॉइंट को कट करेगा, जिन पॉइंट्स पे आपको ऑप्टिमा मिलना है। ठीक है, तो ये आंसर्स मैंने लिख दिया कि किस तरीके से किया है हमने। अच्छा, यहां पे एक और बात है, आप चाहे इसको कर सकते हैं या तो मत करें, मतलब ये टिपिकल टास्क है। वो कई बार ये कहता है कि ये जो पॉइंट्स आपने लैग्रांजन से बनाए हैं, हम ये शो कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपको ऑप्टिमा देंगे, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट्स पहले आपको पता होने चाहिए, समझ गए। तो उसने क्या किया कि अगर मैं वन वन पॉइंट ना लेके इसको कुछ डिफरेंट पॉइंट लेता हूं, जैसे 1+h और 1+k, तो मुझे ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। बस ये चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, तो कोई ऐसा जो है टिपिकल टास्क नहीं है। सिमिलरली सेम चीज मेरे बच्चों, इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन, वही मैं आपसे कह रहा था कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकली टफ होता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा समझने में टफ होता है। तो इकोनॉमिकली आपको पता है, आप किसी भी यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन कंस्ट्रेंट। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने आपको बताया होगा कि सबसे पहले मैं कंस्ट्रेंट को ग्राफिकली प्लॉट करता हूं, है ना, और फिर यूटिलिटी फंक्शन को आईसीज के रेस्पेक्ट में मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और जहां पर ये टच करते हैं, तो टच करने का मतलब होता है कि आईसीज का स्लोप और जो बजट सेट है उसका स्लोप सेम होना चाहिए और दोनों टच करने चाहिए, तो आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है। ये सब चीजें सिंपल हैं, थोड़ा थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लिख दिया इसमें। मतलब वैसे तो आप जो है आपके टीचर मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़ाते होंगे जो माइक्रो पढ़ाएंगे, क्योंकि माइक्रो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, फिलहाल नहीं पढ़ाता हूँ। वैसे आई हैव डन एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए टीचर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स उतना पसंद नहीं करता हूँ पढ़ाना, क्योंकि और बहुत सारे काम है बेटा। अब एक और मैंने थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लिया है, मैक्सिमाइज करना है दिस यूटिलिटी फंक्शन को सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। तो अब अगर आप गौर से देखें, सबसे पहले अगर हम यूटिलिटी फंक्शन लें तो सर्कुलर यूटिलिटी फंक्शन है, तो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस टाइप से बनेंगे। चलिए यूटिलिटी फंक्शन कर दिया, और जो आपका कंस्ट्रेंट है वो लीनियर है, वो कंस्ट्रेंट आपका इस टाइप से बनेगा। बिल्कुल दो तीन बातें वही सेम, लैग्रांजन बनाएंगे आप, बना दिया सर। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस निकालेंगे आप, निकाल दी सर। इनको सोल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू 2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो ग्राफिकली बस उसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे 2 4, ये रहा, दैट्स इट, समझ गए। और ये लाइन आपकी कट कर रही है, अगर आप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए तो। नहीं तो मैथमेटिक्स तो आपको सॉल्यूशन का काम है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है और कोई टिपिकल टास्क नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये मेरी आज की क्लास थी, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाता हूं। लैग्रांजन मल्टीप्लायर मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, बिल्कुल सिंपल है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं आपको पीडीएफ में सोल्व करके दे रहा हूं, और किसी भी स्टेप में ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने प्रॉपर हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दे रखा है मेरे बच्चों। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।